तो लेबनान में लगातार युद्ध गहरा होता जा रहा है। एक और इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी पलटवार कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? इस महाविनाशकारी युद्ध में कितना नुकसान होगा? दुनिया के लिए क्या मुश्किल आने वाली है? कब तक लेबनान पर इजराइल ये कहर बरसाता रहेगा? क्यों हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खात्मे पर तुला हुआ है इजराइल? और ईरान पर हमला करने को लेकर क्या है इजराइल की प्लानिंग? और इजराइल पर भी बड़े हमले को तैयार है ईरान। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होने वाला है? सब कुछ जानेंगे, विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जिस तरीके से इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और जिस तरीके की स्थिति में इस वक्त इजराइल है, क्योंकि इजराइल पर भी बड़े हमले होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? जी हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस युद्ध के शुरुआती दिनों में ही यह डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार के युद्ध में वो पूरी तरह से हमास को गजा में नष्ट कर देंगे। और अपने इस मकसद में पिछले एक साल में वो करीबन करीबन 90% सक्सेसफुल हो चुके हैं। आज की तारीख में गजा शहर में, खान यूनिस में या रफा में हमास की जो कॉम्बैट पावर है वो खत्म प्राय है। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान जो है वो शिफ्ट किया उत्तर में लेबनान की तरफ। उत्तर में लेबनान की तरफ आईडीएफ की फोर्सेस ने अब ब्लू लाइन को क्रॉस करके 30 किलोमीटर उत्तर में एक नदी है, उस नदी का नाम है लिटानी रिवर। तो आईडीएफ के जो टैंक, तोप, आर्टिलरी हैं वो लिटानी रिवर तक पहुंच गए हैं। अब इजराइल की जो एयरफोर्स है वो क्या कर रही है कि बेरूत और बेरूत के सबर्ब्स में जहां जहां भी हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, चाहे हिजबुल्लाह के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, या उनके कमांडर्स का घर हो, या उनके अस्त्र शस्त्र रखने के जो भंडार हैं वो हो, उसके ऊपर इजराइल की एयरफोर्स लगातार हमले कर रही है। खास बात यह है कि इजराइल जो है इस हमले के लिए दो तरह के स्पेशल बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। एक बॉम्ब का नाम तो है बंकर बस्टिंग बॉम्ब, जो कि जब हवाई जहाज से रिलीज किया जाता है तो एक रॉकेट बूस्टर की मदद से एक्सेलरेटेड हो जाता है और जमीन के अंदर 30-40 फुट अंदर जाके फटता है। इससे क्या है कि हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं, अगर वो जमीन के नीचे बेसमेंट में भी -2 -3 में छुपे हुए हैं तो भी वो निस्तनाबूद हो जाते हैं। अब एक और जो बॉम्ब इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो है 1000 किलो का अमेरिका में निर्मित मार्क 84 बॉम्ब। 1000 किलो बोला तो 2000 पाउंड का बॉम्ब है और ये बहुत बड़ा बॉम्ब होता है। ये जहां पर भी गिरता है वहां आसपास 120 मीटर की दूरी तक जितने कंक्रीट के बिल्डिंग हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं। ये बॉम्ब इतना मजबूत होता है कि अगर 14 से 16 इंच का स्टील या लोहे की परत हो, ये उसको भी उखाड़ फेंकता है। अब नेतन्याहू का मकसद क्या है? नेतन्याहू का मकसद है, जिसे हम फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। नेतन्याहू ने अब यह तय कर लिया है कि वो हिजबुल्लाह को लेबनान से उखाड़ फेंकेंगे ताकि भविष्य में, आज से कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, वहां से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला ना कर सके। और शायद उसके बाद अगले हफ्ते तक हिजबुल्लाह जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद आईडीएफ और नेतन्याहू अपना जो फायर पावर है वो ईरान की तरफ कंसंट्रेट कर देंगे। जी बिल्कुल। और देवनाथ जी, जिस तरीके से लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले गजा की जो हालत करी इजराइल ने, अब उसी कड़ी में लेबनान शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का खात्मा जो है वो इजराइल का मकसद है और इस मकसद को पूरा करने की राह में जो भी सामने आ रहा है, इजराइल उसको नेस्तनाबूद करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में लेबनान पर जो खतरा है वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं। जी हाँ, लेबनान की जो सरकार है बेरूत में, वो बहुत हैरान है, परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि लेबनान की जो सरकार है बेरूत में वो बहुत ही कमजोर सरकार है, उसका हिजबुल्लाह के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेबनान की सरकार के पास ना के बराबर नेवी है, बेरूत में जो सरकार है उसमें ना के बराबर एयरफोर्स है, उनके पास एक 50,000 की आर्मी है। लेकिन लेबनान की सरकार ने अपनी 50,000 की जो आर्मी है उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि वो किसी भी हालत में इजराइल की आर्मी से जंग नहीं करेगी।
इसीलिए होता ये है, जो कि हम 1982 के बेका वैली ऑपरेशंस में देख चुके हैं, उसके बाद 2006 में भी हम देख चुके हैं, जब आईडीएफ उत्तर में बढ़ते बढ़ते बेरूत के सबर्ब्स तक पहुंच गया था, कि लेबनान की आर्मी पीछे को हटती रहती है और बेरूत के उत्तर में चली जाती है, जहां सीरिया बॉर्डर है, जहां तुर्की की तरफ, ताकि वो इजराइल की आईडीएफ से युद्ध में द्वंद्व ना करे। लेबनान की सरकार जो है वो कमजोर सरकार क्यों है, ये भी समझना पड़ेगा। देखिए, वहां पर लेबनान की जो पॉपुलेशन है उसमें करीबन 40-42% हैं क्रिश्चियन। एक क्रिश्चियन सेक्ट है, मेसोनाइट उनको बोला जाता है। जी। और इस तरह से लेबनान की पॉपुलेशन में करीबन 31-32% हैं शिया, जो कि दक्षिण लेबनान में कंसंट्रेट हैं। और इसी तरह से करीबन 34% हैं सुन्नी। अब क्योंकि शिया पॉपुलेशन, सुन्नी पॉपुलेशन, मेसोनाइट क्रिश्चियन पॉपुलेशन सेम सेम है, तो घुमा घुमा के वो अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका जो लोकसभा जैसा है, राज्यसभा है, उसका जो चेयरमैन होता है, एक बार वो क्रिश्चियन बनाते हैं, एक बार शिया बनाते हैं, एक बार सुन्नी बनाते हैं। तो बहुत ही कमजोर सरकार है। ईरान के समर्थन से जो दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह बैठे हैं, ये बेरूत की जो सरकार है उसको टोटली अनदेखा करते हैं, उसकी बात ही नहीं सुनते हैं। जी। ठीक है देवनाथ जी, वहीं अगर हम देखें कि इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह का खात्मा करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लगातार हमले किए जा रहे हैं, हमलों की क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। एक के बाद एक हमले हमने देखे, कई कमांडर्स हिजबुल्लाह के ढेर कर दिए गए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें, क्योंकि हिजबुल्लाह भी लगातार अपने पैर पसार रहा है, हम देख रहे हैं कि पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से भी जारी है। ऐसा नहीं है कि इजराइल हमले कर रहा है तो हिजबुल्लाह कहीं पीछे हटाओ। एक कमांडर खत्म होता है तो दूसरा कमांडर खड़ा हो जाता है, और उसके बावजूद हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो भी हम लगातार देख रहे हैं। जी हाँ साहिल जी, ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी आतंकवादी संगठन या गुरिल्ला मूवमेंट जो है, वो चाहे कहीं पे भी हो, जैसे हमने देखा था शे गुएवारा थे, उसके बाद हमने आतंकवादी मूवमेंट तो भारत में ही देखे हैं, अभी भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। एक समय में हमने भयंकर समस्या देखी थी पंजाब में, कश्मीर में अभी भी चल रहा है, पाकिस्तान की सब आतंकवादी संगठन या गुरिल्ला वारफेयर में क्या होता है, उनके जितने भी वर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो उनका ह्यूमन रिसोर्स का हो, चाहे फंडिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हो, चाहे रिलीजियस फिलोसफर वाले वर्टिकल्स हो, चाहे उनके महिला फाइटर्स का वर्टिकल हो, सबसे बड़ी बात है उनके जो पॉलिटिकल वर्टिकल्स हैं, उसमें हमेशा वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऑल्टरनेट को पहले से ही प्री डिसाइडेड रखते हैं। जी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रेगुलर फोर्स से जब युद्ध होगा तो कभी भी उनका टॉप लीडर मारा जा सकता है। जी, जी। तो जाहिर बात है, जैसे ही टॉप लीडर मारा जाता है तो नंबर 2, नंबर 3 पावर में अगले दिन से काम करना शुरू कर देता है। ये हिजबुल्लाह के केस में ईरान की ब्लेसिंग है। जी देवनाथ जी, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इजराइल ने जब ये युद्ध शुरू किया था, सबसे पहले इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद जब इजराइल ने वापसी हमला करना शुरू किया, उसके बाद ये लगा था कि ये लड़ाई जो होगी वो एक तरफा होगी और इजराइल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि इजराइल अभी भी भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन इस युद्ध को एक लंबा समय यहाँ पर बीत गया, एक लंबा अरसा बीत गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि युद्ध जो है, जो संघर्ष शुरू हुआ था वो अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसका पूरी दुनिया पर भी असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपके लिहाज से दुनिया पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है और कौन किस पर भारी नजर आ रहा है? जी हाँ, दुनिया पर तो इस युद्ध का बहुत ही भीषण इफेक्ट पड़ा है। पिछले एक साल से इजराइल की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। ये समझना पड़ेगा कि जो पश्चिमी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका आकलन है कि इजराइल इस युद्ध में हर रोज $250 मिलियन का एक्सपेंडिचर कर रहा है और पिछले एक साल में करीबन $90 बिलियन का इजराइल का खर्चा हो गया है इस युद्ध में। इजराइल की जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये आपको समझना पड़ेगा कि इजराइल में 8,000 टूरिस्ट कैब थे जो कि पूरी तरह से विदेशी पर्यटन पर निर्भर करते थे। एक साल से इजराइल में कोई विदेशी पर्यटक नहीं जा रहा है। जेरूसलम, जिसमें कि क्रिश्चियन, मुस्लिम और जीव पर्यटक जाते थे दुनिया भर से, वो जा नहीं रहे। कम से कम 450 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार होटल इजराइल में, टेल अवीव में, हाइफा में और जेरूसलम में बंद होने की कगार पे हैं, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है।
एक और चीज जो हमें समझनी पड़ेगी, इजराइल की इकोनॉमी पे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों आ रहा है इस युद्ध की वजह से। देखिए, इजराइल की तो छोटी सी फौज है, तो उन्होंने जब युद्ध चालू हुआ उन्होंने अपने रिजर्व्स को मोबिलाइज कर लिया। 3 लाख रिजर्विस्ट हम्म। जो कि नॉर्मल सिविलियन है, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी होटल में वेटर का काम कर रहे हैं या बैंक में मैनेजर हैं। जब इन सबको मोबिलाइज किया गया 3 लाख लोगों को, तो उनके जो कानून है उसके हिसाब से इन 3 लाख रिजर्विस्ट को इजराइल आर्मी का जो तनख्वाह है हर महीने वो देना पड़ रहा है। प्लस इजराइल का जो कानून है वो कहता है कि ये जो काम कर रहे थे, समझिए कोई चार्टेड अकाउंटेंट था, कोई डेंटिस्ट था, तो एज ए डेंटिस्ट वो जो पैसा कमा रहा था अपनी सिविलियन नौकरी में, वो तनख्वाह भी इजराइल की सरकार उसको देती है। तो ठीक। 3 लाख लोगों को पिछले 1 साल से इजराइल की सरकार 2-2 तनख्वाह दे रही है। बिल्कुल। ये इजराइल जैसे छोटे से देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करने के लिए काफी है। जी। देवनाथ जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से इजराइल आगे बढ़ रहा है, और इजराइल ने यह कहा भी है कि जब तक हिजबुल्लाह का पूरी तरह से अंत नहीं हो जाता वो रुकने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है कि हिजबुल्लाह का पूरा खात्मा ही इस युद्ध का अंत है, या उसके बाद भी ये युद्ध जारी रहेगा? साहिल जी, ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, गुरिल्ला संगठन है। जी। कोई भी गुरिल्ला संगठन उनपे युद्ध के लिए भावना ऐसी होती है कि जब दुश्मन आगे बढ़ता है, यानी जब इजराइल की आर्मी आगे बढ़ती है तो गुरिल्ला लोग पीछे हट जाते हैं, और जब दुश्मन रुक जाता है किसी भी वजह से, तब गुरिल्ला उस पर टूट पड़ते हैं। जी। तो यही हमने 1982 के यम किपुर और बिकलान वैली के उसमें देखा, 2006 में भी देखा। इजराइल की आईडीएफ इस बार भी लिटानी रिवर से 3 एक्सेस से आगे बढ़ने का प्लान कर रही है। एक एक्सेस जो है वो उत्तर में जाएगा बेरूत की तरफ, दूसरा जो एक्सिस है हम फौजी भाषा में बोलते हैं एक्सिस ऑफ एडवांस, जी। वो जाएगा बेका वैली की तरफ, और तीसरा जो एक्सिस है वो गोलन हाइट से सीरिया बॉर्डर की तरफ जाएगा। क्योंकि सीरिया से ही ईरान के हथियार जो हैं वो लेबनान में हिजबुल्लाह को पहुंच रहे हैं। जी। तो हिजबुल्लाह का क्लासिक गुरिल्ला टैक्टिक्स है कि जैसे ही आईडीएफ इन 3 एक्सेस पर आगे बढ़ेगी, हिजबुल्लाह उनके सामने रुककर पिच्ड बैटल नहीं करता, वो दाएं बाएं तितर बितर हो जाते हैं, जी। या उत्तर में जाके बेरूत के उत्तर में सीरिया बॉर्डर या तुर्की की तरफ चले जाते हैं, ताकि वो अपने एसेट्स बोला तो ह्यूमन एसेट्स एंड इक्विपमेंट एसेट्स जो हैं उनके, रॉकेट्स, तोप, मिसाइल, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको दुश्मन के हाथ से ध्वस्त नहीं होने देते। क्यों? ताकि जरूरत पड़ने पे 6 महीने बाद, 2 साल के बाद वो फिर से रीऑर्गेनाइज कर लेंगे, रीग्रुप हो जाएंगे और इजराइल के विरुद्ध फिर से ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। ठीक है देवनाथ जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो ये युद्ध की आग है, इस पूरे युद्ध की आग में मिडिल ईस्ट इस वक्त बुरी तरह से जल रहा है। कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है, ये विश्व युद्ध की आहट है। आपको क्या लगता है कि क्या ये संघर्ष विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि कई देशों का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, लगातार कई तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रहे हैं। भारत की भूमिका की अगर हम बात करें तो लोग टकटकी लगाए भारत की तरफ भी देख रहे थे, क्योंकि कई बार ये कहा गया कि इस संघर्ष को अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल भारत है। जी हाँ, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से हैं, 2 या 3 देश ही ऐसे हैं जो कि इजराइल से भी बात करते हैं। मोदी जी का नेतन्याहू के साथ एक 1-to-1 पर्सनल रेपो भी है। इजराइल बोला तो भारत अमेरिका से भी बात कर सकता है, और भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से है जिसके कि ईरान से भी अभी तक डिप्लोमेटिक चैनल खुले हुए हैं, बातचीत होती है। ईरान की एम्बेसी दिल्ली में और हमारी एम्बेसी तेहरान में फुल्ली एक्टिवेटेड है। तो शायद भारत इसके लिए पहल कर रहा है। बैकडोर डिप्लोमेसी से हमारा विदेश मंत्रालय श्री एस जयशंकर जी ने काफी कोशिश की है, और कोशिश कुछ हद तक कामयाब होती भी नजर आई है। अच्छी बात यह कि अभी ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं पेजेश्कियान, वो थोड़ा मॉडरेट हैं, वो यूरोप घूम चुके हैं, उन्होंने विदेशी कंपनियों में काम किया हुआ है, वो एक्सट्रीम इस्लामिस्ट रूढ़िवादिता में यकीन नहीं करते हैं। तो शायद पेजेश्कियान, क्योंकि वो मॉडरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो आस्ते आस्ते आयतुल्लाह खुमानी के ऊपर भी एक इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, उन पर भी आस्ते आस्ते अंकुश लगाया जाए। जी चलिए देवनाथ जी, आपने हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाया और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।